हेलो बच्चों, आज क्लास 12 का एक टॉपिक है दैट इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का स्टडी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट एवं इसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइट का नेचर जो है दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का स्टडी जिस चैप्टर में हम लोग करते हैं, जिस टॉपिक के अंतर्गत, दैट इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। एंड लाइट का वेव नेचर भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स। एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जैसे रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसका जो फिनोमेना देखने को हमें मिलता है दैट इज रिफ्लेक्शन एंड दूसरा रिफ्रैक्शन। एंड वेव नेचर का जो फिनोमेना है दैट इज इंटरफेरेंस, क्योंकि आप वेव में भी पढ़ते हो कि वेव का इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। बट ऑप्टिक्स के दो ब्रांच, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, यानी चैप्टर नंबर जो होगा हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 होगा। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं लाइट का डिफिनीशन। लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। लाइट, देखिए हमारे यूनिवर्स में जो चीजें हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एनर्जी या तो एनर्जी के फॉर्म में या मास के फॉर्म में, ठीक है। तो लाइट जो है ये मास नहीं है, एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और ये किस तरह का एनर्जी है, ऐसा एनर्जी है जो हमें अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। तो लाइट के लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं लाइट का डिफिनेशन कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है, which help us to see the objects around us, the objects around us, हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये तो लाइट की बात है। लाइट के बारे में एक बात और, क्योंकि ये लाइट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आई थिंक चैप्टर नंबर 8 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। तो लाइट जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। लाइट क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसके लिए एक पूरा का चैप्टर ही है अलग से, बट यहाँ पे हम इन शॉर्ट बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे वेव्स होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यानी एक बात मैं बोल सकता हूँ, वे वैसे वेव्स होते हैं, दिस वेव्स डज नॉट रिक्वायर्ड, this waves does not required, this waves does not required any medium to travel। इनको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स जो मैं बोल रहा हूँ। साउंड क्या है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर मैं स्पेस में जाकर के खूब गला फाड़ के चिल्लाऊंगा तो मैं बस, जब दो लोग वहां पर एक दूसरे को कुछ अपने बात रखना चाहेंगे तो वहां पे बस चिल्लाते रहेंगे बट कुछ साउंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को जाने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बट ऐसा कहानी नहीं है। और अगर ऐसा कहानी होता लाइट के केस में, तो जो सन से आने वाली लाइट है अर्थ तक, जब सन से लाइट अर्थ तक जाती है तो बीच में मीडियम नहीं रहता है। ध्यान रखिए, मीडियम जो है, एनवायरनमेंट जो है, ये अर्थ से 7 किलोमीटर हाइट तक ही मीडियम है, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है। देन आफ्टर उसके बाद कोई मीडियम नहीं है। तो ये बात हो गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे होते हैं जिसे चलने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और याद कर लेना है, सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम में इसका जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट बात करते हैं, अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट देखा जाए तो 2.98 × 10⁸, बट नो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁸। और ये जो होता है मैक्सिमम स्पीड, पॉसिबल स्पीड ऑफ लाइट होता है। इससे मैक्सिमम कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा कि लाइट ही है जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है यूनिवर्स में, या अभी तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें लाइट से ज़्यादा फास्ट चलने वाली कोई चीज़ें नहीं है।
और लाइट भी सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ चलती है? वैक्यूम में, जहाँ पर कोई मीडियम ना हो। एक्चुअली मीडियम आने से इसको दिक्कत होता है, इसका स्पीड डिक्रीज होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह टर्म रहेगा। बट फिलहाल में आपको क्या क्या समझाया गया, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक और बात बोले तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट्स नहीं है। जैसे IR, जैसे अल्ट्रावायलेट रे, है ना, गामा रेज, एक्स-रे, these all are electromagnetic waves, but all electromagnetic waves cannot be light। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ये अगर हम बात करें रेंज वेवलेंथ का 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो हमारे आंख से विजिबल होते हैं, सेंसेबल होते हैं। यानी हमारे आंख का एक लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये देख सकता है जिनका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन। एक्चुअली में क्या बोलते हैं इसी को? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन इसको बोलते हैं, चूंकि ये दिखने लगता है इसीलिए इसको हम लोग विजिबल रीजन को ही नाम क्या देते हैं? लाइट। यानी बात को समझिएगा। अगर मैं बात करूँ एक्सरे, तो मैं बात क्या करूँ एक्सरे, तो क्या एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे वही एक्सरे लाइट जिससे हम लोग मेडिकल में यूज किया जाता है हड्डी के मतलब बोन्स का फ्रैक्चर पता करने के लिए। या जैसे क्या होता है इसका पेनिट्रेशन पावर नॉर्मल लाइट के कंपेयर में ज़्यादा होता है, मसल्स को पेनिट्रेट कर देता है और लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो बोन का शैडो बन जाता है। और शैडो में अगर मान लीजिए क्रैक वगैरह है तो शैडो के हेल्प से हम उसे देख लेते हैं। तो एक्सरे जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट इसका वेवलेंथ जो है इससे कम ही होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब इस रेंज में लाई नहीं करता है, और इस रेंज में लाई नहीं करता है इसलिए दिखाई नहीं देता है। बात को समझिएगा, आंख का एक लिमिटेशन है। आंख करता है जो हमारा ह्यूमन आइज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 75 यानी कि 7500 एंगस्ट्रॉम तक के वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही ये डिटेक्ट कर सकता है। और उसी जिस रेंज में ये डिटेक्ट करता है उसी रेंज को हम लोग बोलते हैं विजिबल रीजन, और उसी को हम लोग बोलने लगते हैं लाइट। ओके, चलिए तो सबसे पहला बात ये भी आता है कि चलिए लाइट, तो हम सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक लिए, हाउ यू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं? जैसे सामने मान लीजिए बेंच है, तो बेंच को हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है इसके पीछे, प्रोसेस क्या है ना? किसी चीज को देखते हैं तो इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? दो चीजें तो सबसे पहला होना जरूरी है देखने के लिए, एक आंख और लाइट का होना जरूरी है। मान लीजिए लाइट नहीं रहेगा तो आंख रहकर भी आप क्या देख लीजिएगा? रात है, मान लीजिए अंधेरा है, कहीं से भी किसी तरह का लाइट सोर्स नहीं है, ना मून का लाइट है ना किसी बल्ब का लाइट है, तो आप हैं और एक अंधा व्यक्ति जिसके पास आंख नहीं है, दोनों एक समान है। तो यानी कि देखने के लिए लाइट तो रिक्वायर्ड है, बट देखते कैसे हैं समझिए। अब देखिए हमारे जो अगल बगल में ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बस सिंपल है, आप जानते भी होंगे। वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। खुद की लाइट मतलब जैसे सन के पास खुद की लाइट होती है, वो किसी और के लाइट लेकर के रिफ्लेक्ट करके चमकता नहीं है, वो खुद के लाइट से चमकता है। वैसे को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। एग्जांपल अगर देखें ल्यूमिनस का, तो सन हो गया, स्टार हो गया, है ना बाबू, बल्ब हो गया। बल्ब समझते हो? बल्ब में मान लो कि जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट वगैरह लगा हुआ है, तो ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ है तो उससे कोई लाइट नहीं निकल रहा है, यानी ट्यूबलाइट का स्विच अगर ऑफ है तो नॉन ल्यूमिनस के कैटेगरी में ही आएगा। बट अगर स्विच ऑन है बल्ब, तो बल्ब से भी लाइट निकलती है, दैट इज ल्यूमिनस। एंड सेकेंड जो हो गया नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल क्या होगा? कुछ भी जिसके पास अपनी लाइट ना हो, जैसे बेंच, टेबल, है ना, टेबल, और क्या ले सकते हैं? ट्री, पेड़ पौधा। खुद हम ल्यूमिनस नहीं है, ठीक है। वो बोलने का बात होता है कि चेहरा में लाइट है, बट बाबू एक्चुअली में कितना भी कोई सुंदर व्यक्ति हो, उसको डार्क में रख दिया जाए, कंप्लीट अंधेरा में रख दिया जाए, तो नाम मात्र का भी चेहरा से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, चमकेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही कोई चीज चमक पाता है। नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट खास करके, ल्यूमिनस सब्जेक्ट तो खुद का लाइट होता है। तो अब देखिए ल्यूमिनस हम जब देखेंगे तो दो ही ऑब्जेक्ट होंगे, या तो एक ल्यूमिनस होगा या नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सब्जेक्ट को देखना क्या होता है, देखने के पीछे फिनोमेना क्या होता है? जैसे मान लीजिए सन है, सन को कैसे देखते हैं? यहाँ पर हम है, ये हमारी आई है, क्या है ये? आँख, ठीक है। सन से निकलने वाली लाइट सारे डायरेक्शन में लाइट्स निकल रही है, हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, बट हम जिधर हैं उधर वाले लाइट पे फोकस करेंगे। ओके,
तो देखिए सन से आने वाली लाइट जो है हमारे आई तक आई डायरेक्ट, और डायरेक्ट आई तक आई, हमने इसको देख लिया, आंख को रिसीव हुई सन से आने वाली लाइट, इसको देख लिया, ये ल्यूमिनस है। बट नॉन ल्यूमिनस को कैसे देखते हैं? मान लीजिए एक ट्री है, इसको हमें देखना है, क्या है ये? एक ट्री। और ट्री को देखना है तो एक बात कंफर्म हो गया कि बिना लाइट के प्रेजेंस में नहीं देख सकते हैं, और लाइट कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता होगा तो अगल बगल में कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। दिन के टाइम में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सबसे बड़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सन होता है। ओके, तो सन से निकलने वाली लाइट, यहाँ पे आप हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ट्री को, सन को तो डायरेक्ट आप देख लिए, उससे आने वाली डायरेक्ट लाइट रेज आपकी आंख तक आई, आप उसको देख लिए। बट इस ट्री को कैसे देखिएगा? तो देखिए ट्री को देखने के पीछे का ये फिनोमेना होता है कि लाइट रे सबसे पहले गई और इस ट्री से टकराई, ठीक है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के आंख तक गई, तब आप इसको देख पाते हैं। यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के पीछे एक स्पेशल फिनोमेना जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना कंपल्सरी है, बिना रिफ्लेक्शन का नहीं हो पाएगा। अब रिफ्लेक्शन को अगर रोक दीजिएगा तो इसे आप नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लो सन से आने वाली लाइट को ही रोक दो, इधर पूरा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा रहेगा, कभी से भी नहीं देख पाओगे। और सन से मान लो ट्री से रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली लाइट को अगर रोक दिया फिर भी नहीं देख पाओगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने ये पेन रखा हुआ है और पेन को कैसे हम देख रहे होंगे? तो देखो दिन का टाइम है तो सन से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इधर आई और ये रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे मान लो अभी तो डायरेक्ट हम छत के नीचे हैं तो सन का लाइट डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, वो लाइट कैसे आ रहा है? लाइट कैसे आ रहा है? कहीं अगर बगल ऑब्जेक्ट के टकराया, टकराने के बाद लाइट आया और फिर टकराने के बाद वो लाइट मेरे आंख तक आया। और अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट को मैं रोक दूँ, मैंने रोक दिया तब मुझे दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, है ना? समझिएगा इस बात को। यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट लाइट रे उसके आंख तक आ गई। बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है। क्लियर है बात? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पास खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट के एब्सेंस में हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं, लाइट का होना कंपल्सरी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि फिनोमेना हमें पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले। अब रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक बात बताएंगे। छोटा सा एक बात क्या है कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है, फॉल होता है, तो इसके साथ तीन चीजें होती है। लाइट रे मान लो यहाँ पे गिरा तो तीन चीजें होंगी। कुछ लाइट एनर्जी इसके सरफेस पर ऑब्जर्व हो जाएगी और ऑब्जर्व होने के बाद ये अंदर पल्प में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब भीतर की ओर। यानी कुछ लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट एनर्जी को बोलेगा मेरे से होकर पास हो जाए, ट्रांसमिट होना जिसको बोलते हैं, वो पास हो जाएगी। एंड कुछ लाइट एनर्जी को क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यानी रिफ्लेक्शन मेरा टॉपिक है, तो हम प्रयास ये करेंगे यहाँ पर कि वैसे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाए जिससे मैक्सिमम लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो। एंड वैसे ऑब्जेक्ट एक्चुअली में स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं? स्मूथ। और इन जनरल हम वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मिरर। इसीलिए रिफ्लेक्शन के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम क्या बनाया? मिरर। आप सोचिएगा कि आप बेंच से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी तो हमें बेंच दिखाई दे रही है, तो बेंच से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बेंच ही ले लेते हैं यहाँ पे। बट बाबू बेंच पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रे ऑब्जर्व ज्यादा हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ऐसा बात नहीं है, बट ऑब्जर्व भी हो रही है। मिरर के केस में नाम मात्र का लाइट रेज ऑब्जर्व हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखिए समझिए, इस पे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं रोज सुबह सुबह, और एक आपके पास आयरन पीस है, दोनों को मैंने सनलाइट में रखा सेम टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। जब मैं दोनों को सेम टाइम के लिए धूप में रखता हूँ तो आप देखिएगा दोनों के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगा। अब ये इंक्रीमेंट कैसे आया? तो इंक्रीमेंट आने के पीछे एक ही कारण है कि सन से आने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, और एनर्जी किसी के पास आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बट दोनों में से ज्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? दोनों में से ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिफ्लेक्ट कम करेगा। तो आयरन पीस जो अगर रफ सरफेस है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट कम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस वजह से हम बोलेंगे आयरन भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन एब्जॉर्ब भी कर रहा है, मिरर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है। इसीलिए स्टडी करेंगे हम किसका? यहाँ पर रिफ्लेक्शन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं फोकस करना रिफ्लेक्शन पे। तो वैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसा सिलेक्ट किया। अब मिरर क्या होता है? देखिए मिरर होता है, मिरर बात होता है, समझ गए आप लोग।
मिरर कैसा सरफेस होता है? शाइनी एंड स्मूथ। एक्चुअली में ये होता है स्मूथ, और स्मूथ होगा, ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो ज़्यादातर आपके आई तक आएगी तो शाइनिंग तो हो ही जाएगा, चमकना तो इस बात पे डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके आने वाली लाइट रेज मेरे आई तक कितना ज़्यादा पहुंच रही है, जितना ज़्यादा पहुंचेगी उतना ज़्यादा चमकेगा। किसी का चेहरा ज़्यादा चमक रहा है, यानी उससे चेहरे पे, उसके चेहरे से टकरा कर आने वाली लाइट रेज ज़्यादा मेरे आँख तक आ रही है। अब दो कारण से चेहरा ज़्यादा चमक सकता है, एक तो चेहरा स्मूथ होगा इस वजह से, या ये भी कारण हो सकता है कि चेहरा जहाँ रखा गया है वहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा तो ज़्यादा लाइट पर जिस पर टकराएगी ज़्यादा आँख तक आएगी, ज़्यादा चेहरा चमकेगा। या ऐसा हो सकता है मान लो दो चेहरा है, वो ब्लैक कलर का है, वो थोड़ा व्हाइट कलर का फेस है, दोनों को सेम इंटेंसिटी में रखा गया है तो नो डाउट व्हाइट वाला ज़्यादा चमकेगा। इसका कारण क्या है? व्हाइट वाला चेहरा स्मूथ है, इस वजह से आपके पास ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, स्मूथ चेहरा ज़्यादा चमकता है, बात ध्यान रखना है। आप देखिएगा कि देखिए मान लीजिए कोई काला आदमी भी है और वो स्मूथ चेहरा वाला है ना बाबू, तो चमकता हुआ आपको दिख जाता है। तो स्मूथनेस बहुत रिक्वायरमेंट है। अब काला गोरा ये जो रंग है, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि स्मूथ सरफेस होना रिक्वायर्ड है। और वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। इन जनरल क्या बोलते हैं? मिरर। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है समझिए। रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर बोले तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय कोलाइडिंग with a smooth surface is called as reflection। यानी लाइट का बाउंस बैक हो जाना कैसे सरफेस से टकरा करके, स्मूथ सरफेस से टकरा करके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये रेज जो है इस वाले सरफेस से टकराई और वापस लौट गई, तो इस रेज का दो है नाम देंगे। देखिए ये तो मिरर हो गया, मिरर में दो चीजें, इस साइड जो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। या सिंपल बोले तो इसको हम लोग पेंट किए हैं, पेंट समझते हैं ना, पेंटिंग कर दी है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला सरफेस हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका नाम क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन नहीं, इसी साइड से रिफ्लेक्शन होगा, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम दे दिया। तो जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा जाएगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर ही रखा जाएगा। आप भी जब अपना चेहरा देखते हैं तो मिरर का दो साइड होता है, सामने से जब देखते हैं जिधर से चेहरा दिखाई देता है उसको उलट के देखिएगा तो पेंट लगा होगा एक, उसी पेंट को हम लोग बोलते हैं सिल्वर। उसको आप खरोच दीजिएगा ना, पेंट हट जाएगा ना, तो फिर वो सिंपल एक ग्लास स्लैब की तरह कार्य करेगा, मिरर की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ये रेज मिरर से टकरा रही है, यानी मिरर की ओर आ रही है, तो इस रेज का नाम होगा इंसिडेंट रेज। इसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। और इसको हम लोग सिंपल कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। जहां पर ये जिस पॉइंट पर टकराई मिरर के साथ, है ना, जैसे मान लो लेजर एक ले करके दीवार पे मारोगे तो एक डॉट बनेगा, वो जो डॉट है जहां पर वो दीवार से टकरा रही है लाइट रेज, उसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम किससे दिखाएंगे? पी से। पी को नाम क्या दिए हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड जो रिटर्न बैक हो गई, दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को नाम क्या दिया गया है? रिफ्लेक्टेड रे। एंड इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय कोलाइडिंग on with a smooth surface is called as reflection of light. It's called as reflection of light, क्योंकि लाइट ही तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पर जो आने वाली रेज है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, जिस पॉइंट पर टकराई दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर के ऊपर लाइट करेगा, ठीक है। और रिटर्न बैक हो गई जो, दैट इज डायरेक्ट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। आगे बढ़े। अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा एक बात, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या समझना होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज। अब देखिए नेचर में जितने भी फिनोमिना होते हैं वो किसी न किसी नियम कानून यानी कायदे के अकॉर्डिंग होते हैं। उसी कायदे या नियम कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज। रिफ्लेक्शन भी किसी नियम कानून के तहत होता है, और रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए दो नियम जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं। और एक्चुअली में रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो टू ही हैं। इसके कितने लॉज हैं? टू लॉज। एक लॉ तो बहुत सिंपल है बाबू, देखते हैं यहाँ सबसे पहले छोटा छोटा बात है। ये जो है हमारे पास डायग्राम सफिशिएंट है, इसमें एक बात आपको समझना है
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या ड्रॉ कर लिए? एक नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल को ही हम लोग रेफरेंस देते हैं एंगल मेजर करने के लिए। जैसे इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इंसिडेंट रे का नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पेपर एक नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस से 90 डिग्री पर कोई अगर चीज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जैसे दीवारें जो होती है फ्लोर पर 90 डिग्री होती है तो हम बोल सकते हैं द वॉल इज नॉर्मल एट फ्लोर। ये बात बोला जा सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखा जाए जो नॉर्मल होने का मतलब होता है इस सरफेस पे 90 डिग्री। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया गया है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये बात समझ जाइएगा, तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आने वाला है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट जहां पर मिरर्स के साथ टकरा रही है, कौन? इंसिडेंट रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, और नॉर्मल का मतलब सरफेस पे 90 डिग्री। ओके, तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पहला लॉ हम यहाँ पे लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस पहला लॉ यही हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इसका हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ जो है ये स्टेटमेंट कहता है कि देखिए जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये तीनों के तीनों कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ये तीनों किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये सेकंड लॉ हो गया। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉ at point of incidence, at point of incidence must be lie in the same plane। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई होने चाहिए। यानी एक बात बोल सकते हैं आई, आर और जो एन है नॉर्मल, ये तीनों क्या है? कोप्लानर, कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दो ही लॉ है रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ है? दो। आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। कोप्लेनर होते हैं तीनों। ओके, अब इस बात को समझते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। देखिए डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है अपने इनिशियल पथ से डाइवर्ट हो जाना। डाइवर्ट होने को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन। अब देखिए समझिए, ये लाइट रेज आ रही थी, अगर इसके पाथ में ये मिरर नहीं आता तो ये सीधे निकल जाती। यानी ये लाइट रेज का कौन सा पाथ है? इनिशियल पाथ। कौन सा पाथ है? इनिशियल पाथ। बट मिरर आने से, इसके पाथ में मिरर आने से ये एक्चुअली में जा कहां से रही है? यहां से। यानी मिरर के आने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे है यही पाथ है। ठीक है, यानी ये अपने मेन पाथ से कितना डाइवर्ट हो गई? इतना डाइवर्ट होगी। देखिए जानी चाहिए थी इसको ऐसे, बट मिरर आने की वजह से ये ऐसे जा रही है। यानी यहाँ से देखा जाए तो इतना रोटेट हो गई। और इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे डेल्टा, और डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन को एक सिंपल डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है, एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? आई। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? आर। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आई और आर क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो आई डेल्टा इज इक्वल डेल्टा प्लस आर प्लस आई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आर के जगह पे क्या रख सकते हैं? आई। तो आर के जगह पे आई रखते हैं। यहाँ पे डेल्टा प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i।
तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे डायरेक्शन भी मायने रखेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल में डायरेक्शन किधर हुआ है, इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे रोटेट हुआ है। और आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो ही डायरेक्शन होता है एंगल के लिए, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये जो डायरेक्शन है ये कैसे चल रहा है, ऐसे घड़ी चलती है, ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, और जस्ट जो क्लॉक हमारा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक और नाम इसका होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, उसी को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। कितना आएगा, डेल्टा का वैल्यू तो 180 - 2 है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लीजिए कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट हुई तो इसका नॉर्मल से जो एंगल था कितना था, 30 डिग्री। तो आपसे बोलेगा डेविएशन बताइए, तो आप सिंपल बोलिएगा आई का वैल्यू पता होना चाहिए डेविएशन के लिए। डेविएशन के लिए क्या पता होना चाहिए, आई का वैल्यू। तो क्या बोलिएगा 180 - 2i, और ये कितना आ जाएगा 180 - 2, 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 120 डिग्री। और फिलहाल में ये 120 डिग्री किधर, इधर जा रहा है ना, इनिशियली इधर जा रहा था, डेविएट इधर हुआ। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी, ठीक, आगे बढ़े, ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, फाइंड टोटल डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इफ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू मिरर M2। यहाँ पे ये बोला गया है, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ही एप्लीकेशन के क्वेश्चन बेस्ड है। बोला क्या गया है कि टोटल डेविएशन बताइए। यहाँ पे दो मिरर का सेटअप बना हुआ है, मिरर M1 है, M1 M2 के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट रे है इसके पैरेलल है, तो बताना है टोटल डेविएशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रे डायग्राम बना लीजिए, रे का डायग्राम। रे डायग्राम बनाते समय देखिए क्या करना है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको तो फॉलो कराना ही है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे पहले टकराया पॉइंट, जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट का नाम मान दीजिए ए। तो ये ए क्या हो गया, मिरर M1 का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यही क्या करके रे टकरा रही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आप पहले नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, उसको नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री लगना चाहिए सरफेस से, इससे 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये और ये पैरेलल है, ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। टू लाइंस आर पैरेलल, ये एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री को 60 डिग्री, टोटल 90 डिग्री, यहाँ से आता टोटल 90 डिग्री, नॉर्मल और प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री, इतना 60 हो गया, तो कितना होगा 30, यानी 30 क्या है आई का वैल्यू है। और अगर 30 आई का वैल्यू है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी एंगल पे जाएगा, ताकि सो दैट नॉर्मल से उसका भी एंगल कितना हो पाए 30 डिग्री, ठीक। तो हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे ताकि 30 डिग्री लगे। चलिए देखिए 30 डिग्री पे जा रहा है, ये है इसका एंगल 30 डिग्री, ठीक। अब बात करेंगे इस वाले पॉइंट पर टकराया, तो इसको हम पॉइंट बी नाम देते हैं, यानी पॉइंट बी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ M2 का। और अगेन पॉइंट इस पर टकराया, वहां पर रिफ्लेक्शन का लॉ लगाना है, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। मैंने यहाँ पे भी क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। इस वाले नॉर्मल को एन डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, इसको मान लीजिए I1 बोल दीजिए, क्योंकि दो केस आ गया ना। इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। देखिए जैसे ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 30 इतना, तो ये कितना होगा 60। अब ये 1 2 ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लीजिए इसको आप अगर अल्फा बोल रहे हैं तो आप लिखिएगा अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 60 60 120 60 डिग्री। वैसे भी 60 60 60 तीनों मिला के ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये कितना बचेगा 30। क्यों 30, क्योंकि टोटल 90 होता है, 90 में 60 ये कवर कर जाती है 60 डिग्री। यानी I2 का वैल्यू यहाँ पे हम देखें, I2 का वैल्यू भी कितना आ गया 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे फिर से उतने ही एंगल पे जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, ये कितना एंगल पे चला गया 30 डिग्री पे। तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, अब ये चला गया वापस अब नहीं आएगा, तब कहीं टकराने वाला नहीं है। तो ओवरऑल ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लिए। बट क्या ये सवाल था, सवाल हमारा ये टोटल डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो टोटल डेविएशन देखिए जितना बार मिरर से टकराएगा उतना बार डेविएशन होगा। एक तो यहाँ पे डेविएशन हुआ है, ठीक है, इससे अगर दोनों मिरर का सेटअप नहीं होता तो ये सीधे जाता है। और दूसरा डेविएशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, दोनों डेविएशन को हम लोग देखते हैं। ये जो डेविएशन हुआ है इसको हम बोलते हैं डेल्टा 1। कितना बोलते हैं डेल्टा 1। और अगेन जो डेविएशन हुआ है इसको हम क्या बोल देते हैं डेल्टा 2। एंड टोटल डेविएशन जो होगा
टोटल डेविएशन जो होगा इन दोनों का